हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। इसका पहला पार्ट आया था जिसमें मैंने बताई थी प्राणियों में पोषण कैसे होती है, यानी कि बताए थे जो पाचन क्या होती है मानव के में, आहार नाली के बारे में बताए थे और इसके सहायक ग्रंथियां भी बताए थे। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ सहायक ग्रंथियों के नाम बताया था, उसके पार्ट्स में अच्छे से नहीं समझा पाई थी। इसमें आगे पढ़ेंगे जो आगे क्या क्या होता है। तो हमारा है बताई थी मैं सेकेंड में, जिसका नाम है पाचन। इसमें बताई थी दो, एक बताई थी आहार नाल और एक बताई थी जो आहार नाल के बाद सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि तो इसमें मैंने इसके सारे डेफिनेशन बढ़ाए थे। पहले बताए थे जम्मू कुआ के बारे में, उसके बाद ग्रसनी के बारे में, आमाशय के बारे में, क्षुद्रांत के बारे में, बृहदांत के बारे में, उसके बाद मलद्वार यानी गुदा के बारे में। ये सारे इसके बारे में बता चुकी हूँ। आज मुझे मेन टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो सहायक ग्रंथियों में इसमें पहले मैं बताई थी लार ग्रंथि। पहला हमारा था लार ग्रंथि जो कि हमारा मुख से स्रावित होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लार ग्रंथि जब हम जो भोजन खाते हैं ना, लार ग्रंथि जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होती है ना, जो आते हैं तो आप भोजन को सूखा खाते हो, अचानक उसमें एकदम चिपचिपा तरह के टूट कैसे जाती है? क्योंकि हमारे मुख में ना लार होती है, यानी वो हमारे मस्तिष्क से स्रावित होती है, जिस जो भोजन के पाचन में क्या करती है, सहायता करती है। तो हम लिखते हैं इसमें लार हमारे मुख में 3 जोड़ी होती है, यानी 6 होते हैं, 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। एक होता है जीभ के नीचे, एक होता है दोनों गाल के साइड में और एक जीभ पे। ये तीनों होती है जो गाल तथा जीभ, गाल तथा जीभ और गाल और जीभ के ये जो बीच वाले हिस्से में ना वहां पे पाई जाती है, और गाल एवं जीभ के बीच में, गाल एवं जीभ के बीच में होती है, जो क्या करती है हमारे भोजन पे ना वो आती है। तो मिलने के बाद ही हम भोजन को निगल पाते हैं, यानी निगलने में ये हमें क्या करती है, सहायता करती है। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसे, जो हमारे भोजन को चबाने में सहायता करती है, चबाने में सहायता करती है, सहायता करती है। इसके बाद हम बताए थे आपको पाचक रस यानी जठर ग्रंथि के बारे में। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, पाचक रस है जठर ग्रंथि। तो हमारे भोजन में ना क्या होता है, जो हम भोजन जो खाते हैं तो हमारे पेट में यानी आमाशय में ना कुछ क्या थे, अम्ल होते हैं जो हमारे भोजन पर क्या करते हैं, छिड़काव करके उसे पचाने में सहायता करती है। तो यही आते हैं। आमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, या स्त्रावित होता है, बोल सकते हैं स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है, जो भोजन पर छिड़काव कर पाचन में सहायता करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे यकृत के बारे में, यानी हमारा लीवर के बारे में। ये थर्ड है, यकृत। लाल भूरे रंग की यकृत, लाल भूरे रंग की
सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर के दाहिने ओर स्थित है। उदर यानी पेट बोल सकते, उदर के दाहिने ओर स्थित है। स्थित है, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि यानी बोल सकते इसका वजन ये आकार में बहुत बड़ा होती है। इसके बाद हमारा आता है पित्ताशय। पित्ताशय, तो पित्ताशय यकृत में ना पित्त रस का स्त्राव होता है। पित्त रस का स्त्राव होता है जो थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ये मैंने ऐसे लिखा है, आप थोड़ी सी इसको समझते हैं। पित्ताशय कहते हैं। तो यकृत में ना एक छोटा सा ना बोल सकते पित्त रस का निर्माण होता है यानी पित्त बनता है, और वहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना होती है ना, जिसी को क्या कहा गया है, पित्ताशय कहा गया है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है अग्नाशय। अग्नाशय प्रोटीन का एमिनो अम्ल में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है। तो हम बताए थे आपको जो आहार नाल के बारे में, तो आहार नाल के सारे हम पढ़े। आप सहायक ग्रंथियां में मैं बताई थी लार ग्रंथि, पाचक रस, उसका यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। लार ग्रंथि हमारे मुख में होती है, जो 3 जोड़ी होती है। बताए कहाँ कहाँ पे होती है, तो गाल पे होती है साइड में इधर, और जीभ के पे होती है, और गाल और जीभ के दोनों बीच में भी होती है। और ये क्या करती है, हमारे भोजन जो हम चबाते हैं उसमें सहायता करती है। उसके बाद हमारा है पाचक रस। पाचक रस ना अमाशय में यानी पेट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अम्ल स्रावित होता है, जो क्या करता है भोजन पे छिड़काव करके यानी भोजन में मिल के उसके बाद क्या बनती है, पाचन करने में वो सहायता करता है, क्या, पाचक रस। इसीलिए इसको पाचक रस भी बोला जाता है। यकृत, यकृत कैसी होती है, तो यकृत की होती है लाल भूरे रंग की होती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर गुहा के क्या है, दाहिने ओर स्थित होती है। उसके बाद हमारा है पित्ताशय। यकृत में पित्त रस का स्राव होता है, जो थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, पित्ताशय, यानी कि इसका रस का स्राव होता है, और वहीं पे एक संरचना छोटी सी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। अब हमारे अग्नाशय, इसमें क्या होता है ना, जो प्रोटीन जो हम खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, वसा, ये सब पता है ना, जो भोजन पोषक तत्व है, वो सब क्या करते हैं ना, अलग अलग रूप में बदलते हैं, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा में अलग बदलते हैं। तो प्रोटीन कौन से रूप में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे भोजन की पाचन की क्रिया, यानी कि जो संपूर्ण प्रक्रिया। ये तो हम बताए थे जो क्या क्या ग्रंथि है और कौन कौन सा भाग अंग क्या भाग लेता है हमारे पाचन में, ये था। अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण प्रक्रिया किससे नहीं होती है। तो हमारे आगे भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पांच चरणों में पूरा होती है। तो हमारा पहला है अंतर्ग्रहण।
उसके बाद हमारा सेकेंड है पाचन। इसके बाद हमारा है अवशोषण। इसके बाद हमारा है स्वांगीकरण और लास्ट है हमारा निष्कासन। यानी ये पांचों प्रोसेस के द्वारा हमारा भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। यानी 5 प्रक्रियाएं होती है। तो हमारा पहला अंतर्ग्रहण है। अंतर्ग्रहण किसे बोल रहे हैं? अंतर्ग्रहण भोजन को ना मुख में लेना हमारा क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। पाचन हम किसे बोलेंगे? तो जो मुख में खा लिया है मैंने भोजन को जो खाया है तो उसको ना चबाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में करना क्या कहलाता है, हमारा पाचन। उसके बाद हमारा है अवशोषण। अवशोषण हम किसे बोलेंगे? तो जो भोजन जो हमारी होती है जो छोटे आंत में जब जाती है तो यहाँ पे ना अलग हो जाती है। हम आपको बताए थे जो भोजन क्या हो जाती है, इससे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सारे चीज हमारे अलग हो जाते हैं। तो ये अलग जो हो गए ना और अलग होकर किसमें मिलेंगे, रक्त में मिलेंगे। वो क्या कहलाया हमारा, अवशोषण कहलाया। स्वांगीकरण किसे कहेंगे? तो जो रक्त में मिलेगी ना प्रोटीन वसा सारे वो पूरे बॉडी में क्या होंगे, पूरे बॉडी में प्रवाहित होंगे। यानी पूरे शरीर के हर एक भाग में क्या जाएगी, ब्लड के रूप में चली जाएगी, जिसे हम बोलते हैं स्वांगीकरण। और लास्ट में निष्कासन किसे बोलेंगे? जो वेस्ट होती है ना मल, वो क्या है शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। तो हम लिखते हैं पहला अंतर्ग्रहण। तो भोजन को मुख में लेना क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख में लेना, मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसके बाद है हमारा पाचन। तो हम आपको पाचन का डेफिनेशन लिखवाए हुए थे। पाचन किसे कहेंगे? तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाएगा, भोजन को पाचन कहलाएगा। तो भोजन को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना बोल सकते हैं, तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। इसके बाद हमारा है अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं, अभी बताएं। अवशोषण तो भोजन, पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति में, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं द्वारा, रुधिर यानी रक्त होता है, रुधिर वाहिकाओं द्वारा, रुधिर वाहिकाओं द्वारा चला जाता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण। तो चलिए हमारा अवशोषण हो गया। अब हमारा बच रहा है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण हम किसे बोलेंगे? अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं द्वारा, क्या बोलेंगे, अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भाग, शरीर के विभिन्न भाग तक जाता है, विभिन्न भाग तक चला जाता है।
इस प्रक्रिया को अवशोषण, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। आपको पता चले इसमें क्या होगा ना, जो भोजन जो होगी वो अलग से, मतलब भोजन जो पचा हुआ भोजन जो होता है यानी पेट से जो आएगी छोटी आंत में जो आती है, तो वो उसमें से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब कहाँ चली जाती है, ब्लड में हमारे मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं अवशोषण। लेकिन जो ब्लड में मिलने के बाद हमारे पूरे शरीर में अगर चली जाएगी, वो ब्लड चलता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण प्रक्रिया कहलाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट है निष्कासन। मल द्वार द्वारा अर्धठोस मल या अपचा भोजन, अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया, शरीर से बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। ये आपको समझ में क्या है, भोजन की जो प्रक्रिया होती है, संपूर्ण प्रक्रिया कितने चरणों में पूरा होती है, 5 चरणों में। एक हमारा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और क्या होता है, निष्कासन होता है। अंतर्ग्रहण किसे बोलते हैं, तो भोजन को मुख में लेना हमारा अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद पाचन, तो भोजन को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाएगा, हमारा पाचन कहलाएगा, यानी चबाना बोल सकते हैं इसको। अवशोषण किसे कहते हैं, तो पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति में, यानी कि जो भोजन जो पच गया है पेट में से आई है छोटी आंत में, वो भोजन क्या करेगी ना, रुधिर वाहिकाओं द्वारा क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, यानी कि रक्त में चला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण किसे कहेंगे, तो भोजन को क्या रुधिर वाहिकाओं में जो चली गई है ना, वो पूरे शरीर में चली जाएगी, यानी कि रक्त हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। उसके बाद हमारा निष्कासन, यानी कि जो भोजन नहीं पच पाया है वो क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, निष्कासन कहेंगे। तो आगे हम पढ़े थे, हम आपको बताए थे ना, जो मानव में पढ़ेंगे पाचन, उसके बाद पढ़ेंगे किसमें, घास खाने वाले जीव में। और इसके बाद हम क्या बताए थे, अमीबा में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे सारे का। तो मानव में पाचन हम आपको बता दिए हैं। अब घास खाने वाले जीवों में पाचन को देखते हैं। तो घास खाने वाले जो जीव होते हैं ना, उनमें पाचन थोड़ी सी अलग होती है, तो इसके बारे में दिखेंगे। तो घास खाने वाले जीवों को पहले क्या कहा जाता है, रूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूमेन। घास खाने वाले जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूमेन। तो आप लिख लो एक पॉइंट इसमें, घास खाने वाले जीव, जीव रूमेन या रोमथी कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं। तो ये जो इनकी जो पाचन होती है ना, इनके 2 आहार नाल होते हैं, एक अलग और एक अलग, मतलब पूरा पाचन इनकी 2 के रूप में पूरा होती है। आप लोग देखे होंगे जो घास खाने वाले जीव होते हैं ना, वो पहले तो जल्दी जल्दी सारे खा लेते हैं, उसके बाद उसका ना जुगाली करते रहते हैं, मतलब चबाते रहते हैं, फिर मुंह को चलाते रहते हैं। तो इनके बारे में हम पॉइंट्स में ही इसको पढ़ते हैं, ऐसे इसको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, लेकिन इसमें लिखेंगे घास खाने वाले जीव, घास खाने वाले जीव जल्दी जल्दी भोजन को निगल कर निगल कर
जल्दी जल्दी भोजन को निगलकर आमाशय, एक आमाशय यानी उसे रोमथी बोला जाता है, रोमथी में संग्रहित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। इनके पास ना दो आमाशय होती है, इसीलिए बोला है, इसमें एक आमाशय लिखे हैं। यहाँ घास खाने वाले जीव ना जल्दी जल्दी भोजन को यानी जल्दी जल्दी घास को निगल जाते हैं और कहाँ पे संग्रहित करते हैं, रोमथी यानी कि एक आमाशय बोल सकते हैं उसको, उसमें संग्रहित कर लेते हैं। इसके बाद में वह भोजन को धीरे धीरे मुख में लाकर चबाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जुगाली करना, जिसे जुगाली करना कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। वो मानव घास खाने वाले जीव को पहले हम क्या कहेंगे, रोमथी यानी रूमिनेंट या रोमथी कहा जाता है। और घास खाने वाले जो जीव होते हैं ना, वो भोजन को जल्दी जल्दी क्या करते हैं, भोजन को निगल लेते हैं, यानी घास को जल्दी जल्दी खा लेंगे, उसको क्या कहाँ संग्रहित करेंगे, तो रोमथी में यानी एक आमाशय होती है उसमें संग्रहित करते हैं। और इसके बाद वो जब वो बैठेंगे ना तो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो भोजन को मतलब धीरे धीरे फिर से घास को अपने मुख में लाएंगे और फिर इसे चबाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। और इसके बाद इसमें होती है ना एक और पॉइंट है, अंधनाल। अंधनाल किसे कहते हैं, तो छोटी आंत, इनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा क्या है, संरचना होती है, थैली जैसी बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, अंधनाल कहा जाता है। देखो घास खाने वाले जीव जैसे घोड़ा, भैंस, गाय इत्यादि को रोमथी कहा जाता है, ये तो अभी बताए ही हैं। इत्यादि को रोमथी कहा जाता है। इनमें छोटी और बड़ी के बीच थैली जैसी यानी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं, जिसे अंधनाल कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। यहीं पे घास का क्या होता है, पाचन होता है। जो घास जैसी जो चीज होती है ना, घास में एक ना विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है सेलुलोज, उसे पाया जाता है, जिस वजह से। और कहाँ पे वो पचता है, तो अंधनाल में। हम लोग घास खाएंगे ना, तो हम लोग के अंदर नहीं पच सकती, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास अंधनाल नहीं, हम लोग के पास तो दो ही है, छोटी आंत और बड़ी आंत। और इनके पास छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा क्या संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हम लोग अंधनाल कहते हैं। तो आप एक पॉइंट और भी डाल लो, जो घास में सेलुलोज पाया जाता है। घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज, ये एक नंबर का पॉइंट है, घास में सेलुलोज पाया जाता है।
जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हाइड्रेट। अब तो आपको हम मानव में पाचन का बताया, घास खाने वाले जीवों में पाचन कैसे होता है इसके बारे में पढ़े। अब लास्ट पॉइंट है हमारी अमीबा। तो अमीबा में कैसे पाचन होता है, तो अमीबा आपका नाम सुना सुना नहीं लगा, बहुत पहले ही नहीं जानते इसके बारे में, अमीबा के बारे में। तो आज थोड़ा सा अमीबा का संरचना के बारे में देखते हैं। अमीबा की जो होती है ना, वो एक निश्चित आकार की नहीं होती है, वो कोई भी संरचना ले जाती है, मतलब टाइम टाइम पे वो अलग चेंज होती है, ऐसे ऐसे टाइप की उसकी संरचना होती है, ऐसे टाइप की। तो ये क्या करते हैं ना, जो अमीबा ये जलाशयों में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, जलाशयों में। ये एक कोशिकीय जीव है, यानी इसकी कोशिकाएं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और ये जो अपना भोजन जो करती है ना, अंतर्ग्रहण क्या पदार्थ की सहायता से करती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है, क्या इसके बारे में। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो जलाशयों में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे जल वगैरह रहती है वहाँ पे। जलाशय का मतलब समझते हैं, पेड़ नदी वगैरह के साइड में जलाशयों में पाया जाता है, यह अनिश्चित आकार का होता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है, यह अनिश्चित आकार का होता है, अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण आदाब द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आदाब द्वारा होता है, एवं पाचन खाद्यान्नी होता है, एवं पाचन खाद्यान्नी होता है। तो चलो, आपको इस चैप्टर में मैं बताई थी मानव में पाचन के बारे में, उसके बाद घास खाने वाले जीवों के में पाचन के बारे में, और अमीबा में पाचन के बारे में। यानी इस चैप्टर की ये कंप्लीट होती है, ये सब मेन टॉपिक्स है। आई होप आपको समझ में आई होगी इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स।